नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से सेट बी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, सही विकल्प चुनिए। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF होगा। तो चलिए हम 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 5 के अभाज्य गुणनखंड देखिए। 5 का अभाज्य गुणनखंड में क्या है? केवल 5 है। और इसके बाद हम ले लेते हैं 10 के अभाज्य गुणनखंड। 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का दिया, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड में कौन है? 2 गुणा 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों में कौन है? 5 है। तो HCF 5 और 10 का जो HCF हमें प्राप्त होगा वह 5 प्राप्त होगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और 10 का HCF 5 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में C और उत्तर क्या है? 5 है। फिर देखिए दूसरा लेते हैं हम। यहाँ पर दूसरा है, यदि किसी द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होगा? अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योगफल होता है ऋण b बटे a। शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों? ऋण b बटे a, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन है, C नंबर का ऑप्शन है ऋण b बटे a। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 में कोई हल नहीं होने की शर्त है। कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर सही आ जाएगा। लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे C2। अब चौथे नंबर पर प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? एक हमारे पास AP दी हुई है, 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 में सार्वांतर है। क्या होगा सार्वांतर? देखिए बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, ऋण 2। इसी तरह से हम ऋण 3 ऋण ऋण 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 2 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऋण 2 है। इसी तरह से अब हम 5वें नंबर पर लेते हैं। यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 अंश होता है, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखिए कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब है कि वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो वह कैसा एक त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 अंश। अब लेते हैं 6वें नंबर का प्रश्न। क्या है? देखिए बिंदुओं A 1-2 और B -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास? देखिए 1 और ऋण 3 बटे 2, धन ऋण 3 करेंगे तो ऋण 3 ही होगा। ऋण 2 बटे 2 अर्थात ऋण 1 आया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखिए y और y के निर्देशांकों को जोड़ेंगे, ऋण 2 धन 4 बटे 2 तो आया 2 बटे 2 और काट देंगे तो आएगा 1। तो बिंदु क्या हो जाएगा? ऋण 1 1। ऋण 1 1 ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋण 1 1। चलिए अब ले लेते हैं दूसरा प्रश्न। रिक्त स्थान भरिए। 3 कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो कर्णी आ गया है और कर्णी है 2 यहाँ पर। तो 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 हल। पहला वाला जो हल है उसमें क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। फिर दूसरा लेते हैं बच्चों। दूसरा देखिए क्या है? यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को
खाली स्थान कहते हैं। यदि शून्य आ चुका है तो अब हम उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब अगला लेते हैं, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्त कर का मान क्या होगा? विविक्त कर का मान क्या होगा? देखिए, मूल वास्तविक और समान होते हैं तो विविक्त कर का मान शून्य होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे शून्य। चौथा खाली स्थान लेते हैं। चौथा है, समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद होगा, प्रथम पद में 9 सार्वधातुक जोड़ देंगे तो 10 पद हो जाएंगे। ए प्लस 9d, ए प्लस 9d होगा 10वां पद बच्चों। फिर 5वां प्रश्न लेते हैं, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान नहीं होते हैं, खाली स्थान आकृतियां कहलाती हैं। आकार समान हो पर माप समान हो आवश्यक नहीं है, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो 5वें नंबर पर हम लिख देंगे समरूप। और 6वें नंबर का खाली स्थान लेते हैं, बिंदु 0, 4 खाली स्थान अक्ष पर है। एक्स अक्ष का मान यहाँ पर 0 है, केवल y का मान दिया गया है, तो बिंदु 0, 4 y अक्ष पर है, तो यहाँ लिख देंगे y अक्ष। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 और यहाँ हल लिख देंगे। देखते हैं क्या है प्रश्न क्रमांक 3। सही जोड़ी बनाइए। चलिए तो अब सही जोड़ी बना लेते हैं। स्तंभ फर्स्ट में जो हमें लिखा है उसे हमें जैसे का वैसा लिख देना है, और स्तंभ सेकंड में अब हम उसे सही उत्तर को छाट कर हमें लिखना है। तो पहला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है सर्वसम्मिका के अनुसार टेन स्क्वायर थीटा। सर्वसम्मिका 2 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा मान है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/tan थीटा। अब आगे है 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। 1 ऋण साइन वर्ग थीटा बच्चों पहली ही सर्वसम्मिका है, इसका मतलब होता है कॉस वर्ग थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस वर्ग थीटा। अब आगे है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल को लिखकर उसका आधा कर देंगे, 1/2 पाई आर वर्ग। फिर है आगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है बच्चों? 2 पाई आर। और फिर है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो इस तरह से यहाँ पर हमें सही जोड़ी हल करना है। चलिए अब ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। थेल्स प्रमेय का कथन लिखते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस तरह से हमें इसे याद कर लेना है बच्चों। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हमें दूसरे नंबर का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए इस स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। 10 मीटर ऊंचा हमारा वृक्ष है और उसकी छाया है 10 करनी 3 मीटर। तो इस तरह से हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। लंब और आधार दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? लंब के बटे
आधार जब हम करते हैं तो यह स्थिति कौन सी होती है, tan थीटा की होती है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा 1/3, 1/3 तो tan 30 अंश का मान है, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ दूसरे का उत्तर आ जाएगा 30 अंश। तीसरा प्रश्न लेते हैं, द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र लिखिए। तो विविक्त कर का सूत्र क्या हो जाएगा, विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, b वर्ग ऋण 4ac। चौथा प्रश्न है, देखिए इसका, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम जानते हैं कि यदि हम किसी वृत्त की छेदक रेखा खींचते हैं तो उसे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 बिंदुओं पर, यहाँ लिख देंगे 2 बिंदुओं पर। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। फिर आगे 5वें नंबर पर हम आते हैं। क्या है 5वां, शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है। तो आ जाएगा शंकु का आयतन क्या होता है, बराबर 1/3 पाई r वर्ग h, जहाँ r क्या है, r बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या है r, और h क्या है, शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे शंकु की ऊंचाई। इस तरह से यह सूत्र पूरा होता है। फिर 6वें नंबर पर है बच्चों, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो 3 धन 3 धन 4 धन 5 धन 5, तो ये 1 2 3 4 5 कुल 5 आंकड़े हैं। तो माध्य हो जाएगा, माध्य बराबर 3 और 3 6 और 4 10 15 20/5, तो 5 चौके 20। तो माध्य कितना आया, समांतर माध्य लिख देंगे, समांतर माध्य बराबर 4। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के हल। प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य / असत्य लिखिए। यदि ABC AP में है तब B का मान A + C/2 होता है। यानी जब भी हम बीच का मान निकालते हैं तो पहले और तीसरे पद के योग के बटे 2 करने पर निकलता है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ आ जाएगा सत्य। चलिए दूसरे नंबर पर है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। बिल्कुल, यदि घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है, यह भी सत्य है। फिर तीसरा नंबर पर है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr वर्ग होता है। नहीं, πr वर्ग तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr वर्ग। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य। फिर चौथा देखिए, चौथा क्या है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त की बिल्कुल अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यह कथन सत्य है। फिर 5वां नंबर है बच्चों, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो वह प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है। बिल्कुल, यह कथन भी सत्य है। तो अंतिम नंबर लेते हैं 6वां, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने से दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। नहीं, यह कोण तो उन्नयन कोण होता है, तो यह कथन भी असत्य है बच्चों। तो वस्तुनिष्ठ से संबंधित सेट बी की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।